जनार्दन सर, आप तो बहुत करीब से इन सबकी कार्यशैली को आपने देखा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अमित शाह साहब तो इसके पहले तक के सभी सत्रों में हमने देखा है कि अमित शाह सदन में आते थे। भाई, नरेंद्र मोदी जी नहीं आते थे, प्रधानमंत्री जी नहीं आते थे, चलिए ठीक है, लेकिन गृह मंत्री साहब तो रहा करते थे। बहुत लंबी लंबी स्पीच भी दिया करते हैं और अच्छे अच्छी स्पीच देते हैं। कई बार तो आंकड़े ले आते हैं, वो गाली वाली कभी कभार दे देते हैं, वो अलग बात है। कभी अंबेडकर जी को, कभी किसी को दे देते हैं, वो थोड़ा अलग बात हो सकती है। लेकिन बाकी रहते हैं। आखिर कहां चले गए हैं? क्यों ऐसा हो गया है? पूरा विपक्ष उनको बुला रहा है, वो आ ही नहीं रहे। जरा है सर। नमस्कार मेरे साथी विद्वान पैनलिस्ट सब, जो सावर स्वामी साहब, फराज साहब, शशि साहब और पुष्पराज जी को मेरे सादर प्रणाम। देखिए, प्रणालिका के मुताबिक चलना चाहिए। और प्रणालिका तो अभी आज जो राहुल जी के हाथ में पोस्टर था, हुक्म किसने दिया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कोई भी स्ट्राइकिंग फोर्स है वो हुक्म के मुताबिक काम करता है। उसको वो जो करता है, ये पोस्टर की मैं बात कर रहा था कि हु गेव द ऑर्डर। तो ये जो स्ट्राइकिंग फोर्स जो है वो उसको हुक्म मिलता है, वो हुक्म को बिल्कुल वो वफादार रह के उसकी अमल करता है। ऐसे ही एक मसले में जब करपात्री जी ने कूच निकाली थी, गौहत्या आंदोलन, गौहत्या को रोकने के लिए जो आंदोलन उन्होंने किया था, किसी ने वो कूच पे फायरिंग करवा दिया, कुछ साधु मर गए। नंदा जी तब गृह प्रधान थे। तो नंदा जी ने कहा कि ये जो भी मसला है, जिसने भी हुक्म दिए हो, गृह मंत्रालय के तहत आता है। और उन्होंने फौरन अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। लाख मनाने पर भी वो फिर वापस नहीं लौटे गृह मंत्री की हैसियत से। तो ये सही मायने में ये आपको इसका अगर उत्तर देना है तो ये नंदा जी का उत्तर है। मैं लाल बहादुर शास्त्री का उत्तर नहीं देता, मगर नंदा जी का उत्तर तो यही है कि हमारे जो फोर्स है वो हुक्म के मुताबिक चलते हैं, और किसी ने भी डाउन द लाइन हुक्म दिया है वो हमारे हुक्म के अधीन है, तो हम जिम्मेवार हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात आप एक समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं है किसी चैलेंज को फेस करने की। मैं करीब 32 साल रहा हूं इनके साथ। वो चैलेंज आई तो उससे कैसे बच निकला जाए। अगर कहीं कोई क्रेडिट क्लेम करनी है तो ठीक वही जो डिक्टम है उसके मुताबिक कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट इट रिक्वायर्स करेज टू ओन अ फेल्योर। तो ये करेज टू ओन अ फेल्योर ये पार्टी के जहन में नहीं है, ना आरएसएस के जहन में है कि नहीं ये हमारी वजह से हुआ और हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। वो नहीं करेंगे। तो मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ है जो गृह मंत्री जी नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री जी जो देश को माफ कर रहे हैं, हालांकि देश उनसे माफी मांग रहा है। तो राम प्रकाश जी, कुल मिला के ये तो इनकी जहन में है। अगर किसी के भी सामने मुश्किल आ खड़ी हुई तो वो वहां से चल निकलता है। कभी उन्होंने अपफ्रंट जाके किसी मुश्किल को कोई पॉलिटिकली फेस नहीं किया। हाँ, किसान आंदोलन चलता है तो टिकैत जैसे को किसी को लगा देंगे, उसमें पहलवानों के आंदोलन में किसी को लगा देंगे, फूट पड़ाएंगे, ये सब चीजें कर सकते हैं। मगर जाके खुद वहां बैठे जो करना चाहिए वो नहीं है। मैं मानता हूं कि जब तक मंत्री खुद अपने विभाग की जिम्मेवारी नहीं लेता, ही इज नॉट द कैप्टन ऑफ द टीम। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। अब मुझे समाचार मिला कि 2 घंटे बाद हमारे विपक्ष के नेता हैं वो वहाँ जाने वाले हैं। तो मैं खुद वहाँ पहुँच गया। मैंने बोला क्या तकलीफ क्या है भाई, बोलो। हम भी विद्यार्थी नेतागिरी करके आए हैं, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, आप हमारे बच्चे हैं, क्या करना है। और पूरा आंदोलन 1 घंटे में सिमट गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इफ यू कैच द बुल बाय द हॉर्न,
दैट इज द ओनली वे टू डील विथ एनी एजिटेशन। अगर आपके मन में कहीं कोई पाप नहीं है तो, अगर आप जिन्यूनली मानते हैं कि नहीं हम मिनिस्टर है और जो आंदोलनकारी है वो कोई कम नहीं है, वो भी हमारे समकक्ष है, इस देश के नागरिक है, और जो नागरिक अधिकार हमें प्राप्त है वो उन्हें भी प्राप्त है, तो ये सब चीजें नहीं होती है। मगर मैं मानता हूँ कि इनको और स्वामी साहब हमेशा जय संविधान कहते हैं, मुझे मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। तो इनको और संविधान को कुछ लेना देना नहीं है, उनका तो काम है संविधान को तोड़ मरोड़ कर इनको जो ऑब्जेक्टिव सिद्ध करना है, वो 3 ऑब्जेक्टिव है। एक तो कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई सरकार लाना चाहते हैं जो सरकार अपने आप में जो जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास सर्वसत्ता समावेश है, वैसी सरकार हो। दूसरी, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट मिले। यहाँ गुजरात में भी असेंबली पहले साल में करीब 120 दिन मिलती थी, वो कम होते होते करीब 40 दिन हो गई थी। तो ये इनकी एक दूसरी मंशा है कि हम चुन के आते हैं तो हमें राज करना है, हमें कौन सा जवाब देना है। तो जवाबदेही जो प्रजा की प्रतिनिधि सभा है उनसे जवाबदेही की उनकी मंशा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सेंट्रलाइज पावर, ये यहाँ अभी देखिए, आप धर्मेंद्र प्रधान को कुछ दोष दे दीजिए या और किसी मंत्री को दे दीजिए, मगर ये बात का तो स्वीकार करना होगा कि जो सत्ता का संचालन है वो पीएमओ से होता है। हर मंत्रालय के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी है जो बोलता है कि आपको ये करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो राहुल जी जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि किसने ये हुक्म दिया एंड रिस्टोर फुल स्टेटहुड वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल सही है। आज राज्यों की स्वायत्तता भी ताक पर है। जो राज्य उनके साथ नहीं है वो राज्यों के बजट काट लिए जाते हैं, सरकार उनको सेंट्रल स्कीमों में पैसे नहीं मिलते, और करते भी उल्टे सुलटे काम है। जैसे मनरेगा में 100 दिन रोजगारी देनी थी, औसत 49 डेज दे पा रहे थे। अब वीरेंद्र जी की में वो कहते हैं कि 125 दिन की देंगे। तो इनको एक तरह की निर्लज्जता या थिक स्किन जिसको बोलते हैं कि इसमें कोई झूठ, गोबल्शियन थियरी के बिल्कुल वाहक है कि झूठ कहो, बार बार कहो, तो ए लाई टोल्ड रिपीटेडली डॉन्स द गार्ब ऑफ द ट्रूथ, वो सत्य के कपड़े पहन लेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये तो सुधरने वाले नहीं है, ये चलेगा। और ये इनकी जो मंशा है डिलिमिटेशन बिल की, जिस तरह से दक्षिण भारत में सही मायने में, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी को गंभीरता से लिया, इम्प्लीमेंट किया, तो उसका खामियाजा उनको इस तरह भुगतना पड़े तो शायद सहमत नहीं होंगे। तो वो बिल अब मैं मानता हूँ कि ड्रॉप ही कर दिया जाए तो देश के हित में रहेगा। और ये जो अभी आपकी जो पार्लियामेंट है, 543 लोगों को आप 2.5 मिनट 3 मिनट ऐसा टाइम देते हैं, 30-40 लोग से ज्यादा बोल नहीं सकते, तो इसको आप 800 से ज्यादा की संख्या करके क्या करने वाले, आरती उतारनी है। ये